शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई 114 क्या हमारे लिए रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में बात करेगी, कौन बंदा क्या रिटर्न फाइल करवाएगा, जिसके पास अगर लेट से किसी का अगर 200 फीट का फ्लैट वगैरह है वो भी क्या करवाएगा, रिटर्न फाइल करवाएगा। वो एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट हम देख लेंगे ना थोड़ी देर बाद। तो वो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर 114 में क्या था कि बिजनेस अकाउंट से क्या ट्रांजेक्शन करो। फिर उसने बताया कि 115 में कि पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसे कौन से बंदे हैं जो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। पहली तो इसने बात करी कि विडो, अगर बेवा है बच्चे नहीं है उसके पास तो क्या करो, वो फाइल नहीं करेगी। फिर अगर लेट से बच्चे नहीं है ऐसा कुछ सीन है, विडो का सा सीन है, ठीक है। या बच्चा ऑर्फन है अगर तो 25 साल से पहले रिटर्न फाइल नहीं करेगा। अच्छा। या 3 बच्चा है, कोई अम्मा अब्बा नहीं है उसके तो क्या करेगा, 25 साल से पहले पहले नहीं करेगा। या कोई बंदा माइनर है वो नहीं कर सकता। तो इस तरह की लिस्ट दी हुई है। वो कहाँ पढ़नी है, मैं 115 में पढ़नी हूँ। हमारा पार्ट नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। फिर एक बनती है वेल्थ स्टेटमेंट, वर्क सेक्शन नंबर 116 का नाम है इसका। वेल्थ स्टेटमेंट होती क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट ये होती है कि क्या होती है वेल्थ स्टेटमेंट, आपके असासे कितने, आपका एक लास्ट एक ओपनिंग आ रहा होगा, उसमें आपने बताया कि मैंने इस साल इतना कमाया, इतना खर्च किया, तो बैंक कैश का बैलेंस निकल जाएगा। फिर आपने एसेट इतने का कमाया हुआ है, इतने का आपने बेच दिए, तो नेट एसेट पता चल जाएगा कितने एसेट है, लायबिलिटी कितनी है। तो रिकनसाइल करेंगे कि जितने आपके पास पैसे आए उसी सब में रहते हुए आपने काम आगे पीछे किया, या पैसे ज्यादा, आप सामान ज्यादा खरीदा हुआ, पैसा आपके पास कमाया है, तो इससे पता चल जाएगा मुझे। तो क्या पता चलेगा, वेल्थ स्टेटमेंट, ठीक है। इनहेरिटेंस से चीज मिल रही होगी वो उसका अलग कॉलम होगा, तो पता चल रहा होगा इनहेरिटेंस से मिलती है हमें चीज ये, तो इसलिए एसेट बढ़े हुए हमारे। फिर है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, अगर फॉरेन की कोई इनकम है, बाहर से कोई इनकम आ रही है, यहाँ से जनरेट नहीं की आपने, ये उसकी स्टेटमेंट बन जाएगी हमारे पास एसेट्स की। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिजनेस, अगर आपका बिजनेस क्या और डिसकंटिन्यू हो रहा है तो आपको क्या करना है, नोटिस देना है आपको। आई थिंक 15 दिन पहले या 30 दिन पहले इस तरह कोई डेट हो गया हमारे पास, तो उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, नोटिस देना है किसको, एफबीआर को, कमिश्नर को। तो सेक्शन 114 किसका है हमारे पास, रिटर्न ऑफ इनकम का। 114 ए है किसका, बिजनेस बैंक अकाउंट का। 115 है हमारे पास ऐसा बंदा जो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। समझो 114 से लेके 14-15 वाले जो दोनों सेक्शन पहले एक ही थे ना, 114 तो अभी आया ना बिजनेस बैंक अकाउंट वाला, वरना 114 और 115 एक ही साथ लिखे होते थे कि पर्सन कौन सा एलिजिबल है, कौन सा एलिजिबल नहीं है। जो एलिजिबल है वो कहाँ लिखा है, 114 में लिखा हुआ है, जो एलिजिबल नहीं है वो कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 115 में लिखा हुआ है। 5 में वो एलिजिबल नहीं है। फिर 116 में क्या है हमारे पास, रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है। फिर वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ही क्या चाहिए, एक और चीज है कि फॉरेन इनकम की बताओगे, फॉरेन इनकम की एसेट बता दो, इनकम बता दो मुझे। सही है। तो 116 ए कर दिया उसको। फिर 117 किसका है कि नोटिस दो कि डिसकंटिन्यू कब हो रहा है बिजनेस का आपका। फिर 118 आपके पास है मेथड ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स, कि किस तरीके कौन कौन डॉक्यूमेंट क्या होंगे, अटैच होंगे इसके अंदर, वो किसमें 118 के अंदर। और 119 किसके पास है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स, वो किस मतलब टाइम एक्सटेंड करवा दो भाई, 30 दिन का टाइम है तो आप 45 दिन करवा लो, कौन राइट देगा आपको, कमिश्नर राइट देगा, कमिश्नर देगा। तो रिटर्न ऑफ इनकम का पार्ट 1 है हमारे पास, सेक्शन 114 से लेके 118-19 तक इस बारे में बात चलती रहेगी कि कब फाइल करवाना है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। सही है। अगर हम खाली इसका वैसे नॉर्मली टेस्ट कर लूंगा अगर, तो 114 किसका था हमारे पास, 1114 हमारा था कौन बंदे फाइल रिटर्न ऑफ इनकम का। हो गया। 115 किसका था कि जो बंदे फाइल नहीं करेंगे, 115 उनका जो फाइल नहीं करेंगे। तो 114 ए किसका हो गया, जो बैंक अकाउंट के बारे में बता दिया आपने के मुझे। बारे में बता दीजिए, इनकम जो भी आपका बिजनेस हो वो बैंक अकाउंट से चले। बिल्कुल। फिर 116 में इसने क्या बताया मुझे कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनेगी। फिर वेल्थ स्टेटमेंट को मजीद बढ़ाते हुए कि फॉरेन की बता दो, तो फॉरेन के लिए कौन सा यूज कर दिया सेक्शन ने, 1116 ए, ठीक है। फिर 117 किसके लिए, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू, अगर बिजनेस को आपको बंद कर रहे हो, आपको डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो क्या 1117 पे आ गया। फिर मेथड कौन सा है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जाएंगे, 1118 के अंदर है। अगर टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो कौन सा है, 1119 है, 119 है, सही है, 19 बेसिकली प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर हो गया समझे। तो पार्ट 1 में थोड़ा सा क्लियर हुआ है। फिर असेसमेंट होगी इसकी, असेसमेंट का सेक्शन कौन सा है, बस 120 से लेके 126 तक का असेसमेंट का सेक्शन है, वो मैंने डिफाइन नहीं किया, इसमें डायरेक्ट मैंने पूरा असेसमेंट लिख दिया। चैप्टर नंबर पार्ट 2 है, चैप्टर 10 का पार्ट 2 किसका है, असेसमेंट्स का। सही है। ये पूछ सकता है असेसमेंट कौन सेक्शन में होती है, तो सेक्शन 120 से लेके 126 तक में होती है। पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर 10 पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अब हमारा कोर्स रिवाइज हो चुका है, तो रिवाइज के हिसाब से पार्ट 4 एप्लीकेबल है। तो पार्ट 4 नहीं पूछा तो वही पूछ सकता है असेसमेंट कौन सा पार्ट है हमारे पास, या कौन चैप्टर से आया हुआ है, कौन सा चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट है कौन सा, 2 असेसमेंट का, जो स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 120 से लेके 126 तक।
फिर एक आएगा अपील के लिए। अपील कौन करेगा? अपील कौन करेगा? अपील शायद हम करेंगे। हम करेंगे, that's हम why करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट से, भाई हमारे लिए टैक्स आपने ज्यादा ले लिया है तो इसको सही। थोड़ा सही करो, डेट एक्सटेंड कर डेट दो। एक्सटेंड कर दो, कुछ करो। या तो हम कौन सेक्शन में करेंगे? 127 से लेके 136 तक। 127 127 से लेके 136 तक। ये 137 से हमारा मेन सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर 4 के। तो ये भी आसानी है कि याद रहेगा, जब हम ये पढ़ना स्टार्ट करें तो ये ज्यादा अच्छा याद होगा हमें। तो चैप्टर नंबर अपील जो है चैप्टर नंबर 3 वो पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 10 का। असेसमेंट है पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 का। सेक्शन उसका कौन सा है? 120 से लेके ना 120 से लेके 126 तक। और अपील जो है मेरे पास कौन सा है? 127 से लेके 136 तक। ठीक है। फिर चैप्टर 4 कौन सा है मेरा? कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ये पढ़ना है। ये पढ़ना है हम लोगों को। फिर रिफंड है, रिप्रेजेंटेशन है, पेनल्टीज हैं, ऑफेंस प्रोसीजर है, डिफॉल्ट सरचार्ज है, सर्कुलर है। ये मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन के पार्ट बनाते हैं ना कुछ, ताकि रिवीजन करते हुए आसानी रहेगी। नाम याद है कम से कम हाँ, नाम याद में, पार्ट याद वगैरह 2-4 दफा हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अच्छा 137। अब 137 है किस चीज का सेक्शन? अपील का ही होगा ना ये? नहीं, रिकवरी ऑफ टैक्स का है ना? रिकवरी ऑफ टैक्स का। हाँ बिल्कुल, कलेक्शन एंड कलेक्शन। कलेक्शन रिकवरी टैक्स। अब इसने बोला कि अगर लेट से कोई ड्यू डेट आ जाती है तो टैक्स कब पे करना है? उस ड्यू डेट पे करना है या इससे आगे भी हम कुछ कर सकते हैं? पे चली जाएगी ड्यू डेट तो रखते हैं, ड्यू डेट एक सेकंड। अच्छा अब इसने बोला कि ड्यू डेट वाली बात ना, ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ड्यू डेट क्या होगी? जिस डेट को अगर लेट से मुझे बोल दिया गया कि आपकी ये ड्यू डेट है, आपकी लास्ट डेट आपकी है, तो उसी डेट में आपको करना है, आपको रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करवाना है और आपको टैक्स भी क्या करना है? पे करना है। सही है। ठीक है। तो पहली पॉइंट उसने ये लिखा हुआ था, टैक्स पेबल बाय अ टैक्स पेयर ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर इंक्लूडिंग द टैक्स पेबल अंडर द सेक्शन फला 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 फॉर द टैक्स ईयर। अब ये 1113A में लिखा हुआ है, सही है। तो शैल बी ड्यू ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग द टैक्स पेयर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर डेट ईयर। जिस डेट पे आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का बोलेगा वही डेट आपके लिए क्या है? टैक्स रिटर्न फाइल, मतलब टैक्स भी पे करने की क्या होगी? लास्ट डेट होगी। When any tax is payable under an assessment order or an amended assessment order or the other order issued by the commissioner under this ordinance, a notice shall be served upon the tax payer and the prescribed from 30 days to 30 days 30 days। अलग ही करना है। उसने क्या बोला कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेट होगी वो किस कौन सी डेट होगी? लास्ट डेट टैक्स पे करने के लिए वही डेट होगी जो आपने क्या करी होगी? आपने पे करनी है, जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम के लिए लास्ट डेट बताई गई होगी, टैक्स से पहले पहले पे कर दो। फिर उसने बोला कि अच्छा, अब बोला कि असेसमेंट क्या होगा? असेसमेंट मतलब अब कमिश्नर क्या करेगा? आपके टैक्स जो आपने रिटर्न फाइल किया उसको क्या करेगा? असेस करेगा। सही है। जो भी असेसमेंट में रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा? उस पर बोलेगा भाई अब तुम्हारे मसला ये, तुम्हारे पास ये कोई डिस्प्यूट आ रहा था, कोई डिस्प्यूट लेट से आपने पे करे हैं, लेट से कोई 3 लाख रुपए, वो आ रहा है लेट से कितने का? 31 लाख का। तो बोला यार 1 लाख का जो डिस्प्यूट आ रहा था ना, अपने असेसमेंट करने के बाद चेक किया, उसने ऑडिट किया, असेसमेंट समझो ऑडिट बोल रहा है ना। सही। जैसे आपने ऑडिट किया, आपने चेक किया कि इसमें डिस्प्यूट आ रहा है टैक्स वाले ने, तो आपको क्या नोटिस देगा एक। सही है। वो बोलेगा कितने दिन में पे कर दो आप इसको? आप 30 दिनों के अंदर क्या कर दो? इसको पे आउट कर दो। Therefore, the sum of specified shall be paid within 30 days from the date of service of the notice। नोटिस के 30 दिनों के अंदर क्या कर दो? उसको आप पे कर दो। डन है यहाँ तक बात मेरी? 30 दिनों की बात है। फिर उसके बाद इसने नीचे लिखा हुआ है अंडर रिटन एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर द कमिश्नर मे एंड गुड कॉजन इज शोन द ग्रांट परमिशन एक्सटेंड टू द टाइम पेमेंट ऑफ द ड्यू। अच्छा, ये अगर टाइम एक्सटेंड करने की पावर किसके पास है? कमिश्नर के पास ही क्या करेगा? टाइम एक्सटेंड कर सकता है आपका। Where taxpayer is permitted to pay tax by installment and the taxpayer default in payments or of any नहीं 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 नहीं
अच्छा, इसने बोला कि फॉर एग्जांपल अब जब अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो, अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो तो आपको क्या देगा वो बंदा, कहाँ गया टैक्स वाला, मैं इसका पूछा। अब आप पे के ऊपर क्या कोई चीज पेनल्टी है आपके ऊपर, पेनल्टी देने के बाद उसने क्या बोला, टैक्स वाले ने, कि आपको पे करना है कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर 30 दिनों में पे नहीं करते तो आप क्या करते हो, रिटर्न एप्लीकेशन वगैरह लेके जाते हो उसके पास कि सर मैं पे नहीं कर सकता मैं इतनी जल्दी, तो आप मुझे क्या दें, टाइम एक्सटेंड कर दें, ग्रांट द टैक्स पेयर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर टैक्स ड्यू और अलाउ द टैक्स पेयर टू पे in installment or equal and weighing amount in the as the commissioner may determine the having record of the circumstance of case। अब लेट से कमिश्नर उसने क्या बोला टैक्स पे वाले ने कि भाई यार बात सुनो, मेरे पास पे नहीं कर सकता मैं, तो क्या कर दूं, मुझे इंस्टॉलमेंट में कर दो, इंस्टॉलमेंट जितनी भी अमाउंट कर दे। अगर लेट से आपने किसी एक पेमेंट में भी, अगर लेट से कोई 5 किस्तें बना के दी उसने, 5 में से किसी एक किस्त में भी आपने क्या कर दिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो आपको सारी की सारी पेमेंट कब करनी पड़ेगी, उसी टाइम करो हाथ के हाथ। एक पेमेंट में अगर डिफॉल्ट हो गए, किसी एक पेमेंट में भी अगर डिफॉल्ट, किसी एक इंस्टॉलमेंट भी अगर डिफॉल्ट कर गए, तो फिर वो सारी पेमेंट क्या करोगे आप, हाथ क्या, जैसे 5 लाख की पेमेंट थी, 5 लाख को अपने 1 लाख में पेमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने, आपने लेट से पहली किस्त सही, दूसरी किस्त में आपने क्या कर दिया, भंड कर दिया, तो आपको चारों किस्त आप क्या दोगे, एक साथ पे करोगे। तो यहाँ बोला हुआ था व्हेन द टैक्स पेयर इज परमिटेड, when the अपना when a taxpayer is permitted to pay tax by the installment and the taxpayer defaults in any payment of installment, in payment of any installment, the whole balance of the tax outstanding, जितना बचा हुआ टैक्स होगा आपका, shall become the immediately payable। फौरन का फौरन क्या करो, उसको पे करो हाथ के हाथ। डन है सर। फिर लिखा हुआ है द ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम or to pay tax due to the grant of permission to pay tax due to installment shall not be preclude the liability for the default surcharge arising under section 205। मतलब क्या कह रहा है ये, the grant of any extension of time to pay due to tax due or the grant of permission to pay tax due by the installment shall not preclude the liability for default surcharge। उसको डिफॉल्ट सर्चर नहीं माना जाएगा, ऐसी बातें कह रहा है। ऐसे ही बात, लायबिलिटी फॉर डिफॉल्ट सरचार्ज उस पे नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे क्योंकि मतलब लेट से कोई इंटरेस्ट पेमेंट वाली बात कर रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं लग रही होगी, अगर सारी से अमाउंट एक साथ लग रही है तो हाथ का क्या करो, पे कर दो, पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी नहीं लग रही होगी कोई ना कोई, लेट पेमेंट पे आपने जो आपने देर करने के ऊपर आपने आप इमीडिएट पेमेंट कर दो। अब 4 लाख के साथ भी दे रहा है, बोला आपने नहीं दिया एक पेमेंट तो उस पर पेनल्टी लगा रहा, तो पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, बाकी जो अमाउंट 4 लाख रुपए बताओ 4 लाख आप पे कर दो, हाथ के हाथ पे कर दो। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ये किसके बारे में, टैक्स पे अगर पे नहीं कर, जब रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है आपको, ड्यू डेट किसके बारे में, कि ड्यू डेट जो आपको दी हुई है उस पर आपको रिटर्न फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करने का क्या करते हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी आप दे दो। सही। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, आपको एक्सटेंशन देगा, कमिश्नर देगा एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन कौन देगा, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम कौन दे रहा होगा, कमिश्नर दे रहा होगा। अगर वहां पे लिखा था कि एफबीआर देगा, बोर्ड देगा, कमिश्नर देगा, कौन देगा, तो आंसर क्या था, कमिश्नर देगा। ठीक है, ये होगा। फिर सेकंड सेक्शन आता है 138। 138 किसके बारे में बोल रहा है, कि रिकवरी ऑफ अ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड अरेस्ट ऑफ अ टैक्स पेयर। मतलब भाई अगर टेनेंट क्या करता है, पैसे नहीं दे रहा, मतलब वो टेनेंट बोल रहा हूँ, एक टैक्स पेयर है वो पैसे नहीं दे रहा है मुझे, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या करेगी, बैंक जब्त कर लेगी, बैंक जब्त कर लेगी, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स पे नहीं कर रहा, टैक्स पे नहीं कर रहा तो बैंक को गवर्नमेंट करेगी ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। गवर्नमेंट नहीं, बोर्ड करेगा एपीआर की तरफ से, क्योंकि आगे एक और
सेक्शन है उस पे आप समझ जाओगे, क्योंकि रिसीवर की बात हुई है मैनेजमेंट की। ये फेडरल गवर्नमेंट की बात करूँ, फेडरल गवर्नमेंट एफबीआई के द्वारा बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ वही। भाई जितनी भी गवर्नमेंट बोलूंगा सबको सब एफबीआई आ रहे हैं हमारे लिए ना अभी। हमारे लिए FBR है। डन है। ओके, फिर क्या लिखा, रिकवरी ऑफ अ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द थ्रू अरेस्ट ऑफ अ टैक्स पेयर फॉर द पर्पस ऑफ द रिकवरिंग ऑफ एनी ड्यू बाय द टैक्स पेयर the commissioner may serve upon the taxpayer notice in the prescribed from the recurring him to pay the said amount within the such time as may specified in the notice. If the amount referred to in this notice issued under the section will not create not क्या है Yeah. क्या हो गया इसको, ठीक है। अगर लेट से बंदा टाइम पे पे नहीं करता तो कमिश्नर द इफ एनी अलाउडेड गया विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द देयर फॉर, उसके बाद क्या करेंगे, द इफ एनी अलाउडेड बाय द कमिश्नर मे प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम द टैक्स पेयर द अमाउंट मे बी अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स नेमली अटैच एंड द सेल ऑफ मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। उसकी चीजें क्या करो, बेच दो, सही है। उसकी प्रॉपर्टी वो भेज दो, वरना उसके पास चीजें वगैरह मूवेबल गाड़ी वगैरह कुछ है वो भेज दो। अपॉइंटेड ऑफ अ रिसीवर ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ द ऑफ अ अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर द फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स पेयर। एक अपॉइंटमेंट रख दो कि लेट से मैंने क्या करा, मैंने कोई घर टेनेंट पे दिया, किराए पे दिया होता, सही है। अब उसे जितना भी रेंट वगैरह वो कौन कलेक्ट करेगा, मैंने एक अपॉइंटमेंट अंदर रख दिया। सही। अब तुम मुझे जितना भी अमाउंट होगा क्या करोगे, रिकवर करके हमें दोगे, किसको, एफबीआर को, गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द अरेस्ट ऑफ अ टैक्स पेयर एंड इज डिटेंशन इन प्रिजन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अच्छा, अरेस्ट करवा दो टैक्स पेयर को और हिज डिटेंशन इन द प्रिजन फॉर नेक्स्ट, लेकिन 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए उसकी जेल में, a period not actually in the 6 months. 6 मंथ से ऊपर ना हो। फिर इसने लिखा हुआ नीचे हमारे पास कि ये सारी बातें जो हैं, ये सिविल कोड वाली बात जो है कहाँ लिखी हुई है हमारे पास, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909, एक्ट नंबर 909 के अंदर लिखी हुई है। ये सिविल कोड का पूछ सकता है कि अपना सेक्शन कौन सा यूज करेंगे, तो सिविल कोड प्रोसीजर COCP 1905 में क्या सारी बातें लिखी हुई है। द पर्पस ऑफ, अच्छा, कमिश्नर के पास पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कमिश्नर के पास इस केस में क्या पावर होगी, कितनी ऐसी, जैसे सिविल कोड के पास पावर होती है। द कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर एज द सिविल कोड under the code of civil procedure 1906 act, the purpose for the recovery of any amount under a receipt, मतलब आपको उसने प्रॉपर्टी क्या कर दिया, आपने उसे सीज करी हुई इस प्रॉपर्टी के अंदर। कमिश्नर का क्या सेम पावर है, किस जितनी, सेशन कोड जितनी, सिविल कोड जितनी, सिविल कोड। अच्छा, सिविल है, फिर सेशन है, फिर हाई है, और फिर सुप्रीम है, ऐसा होता है। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट, अच्छा डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया तो। फिर ये क्या, अब एफबीआई के पास कितनी पावर है, कमिश्नर के पास कितनी पावर है कि वो क्या करते हैं, उसके पास सिविल कोड जितनी पावर है। फिर लिखा रिकवरी ऑफ अ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, द कमिश्नर मे फॉरवर्ड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू टू द डिस्ट्रिक्ट इन द विच द टैक्सपेयर resides and carries on the business in which the property of belonging to the taxpayer instituted a certified specifying the amount of any tax due to the for taxpayer and the receipt of such certificate the district officer shall proceed to recover from the taxpayer the amount so specified in the बोला कि भाई हम क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को असाइन कर देंगे कि भाई तू उससे क्या कर, सारा टैक्स कलेक्ट कर, जिसके रेवेन्यू ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ने लफ्ज यूज नहीं किया हमारे पास कहीं भी, रेवेन्यू ऑफिसर की बात कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा आपके पास, उसको क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे, भाई जितना भी टैक्स कलेक्ट करना कौन करेगा, वो आप करोगे, विदाउट prejudice to any power of the district officer revenue in this behalf we shall have the same power as a civil court। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बाद भी इस केस में क्या होगा, सेम पावर की किसकी जितनी,
सिविल कोड केस में। बिल्कुल ये कहाँ लिखा हुआ है? सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर 8 में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बाद कितनी पावर दे दी जाएगी? सिविल कोड जितनी पावर दे दी जाएगी। सिविल कोड में बना दूसरे मामला के लिए बताया था तंबी दी जा रही है बस इसकी, यूं बनाया आगे तंबी दी जा रही है। बच्चों के लिए याद करने का सेक्शन पढ़ रहे हैं, आगे नहीं पढ़। स्टेट इन द बैंक्रप्सी क्या बोल रहा है ये? भाई सर बैंक इसमें ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स पेयर बैंकरप्ट साबित होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, कंगाल हो चुका है, तो उस स्टेप में हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? एफपीआर को क्या स्टेप लेना चाहिए? हालांकि टैक्स पेयर को टैक्स पे करना है पर उसके पास पैसे ही नहीं है, बैंकरप्ट साबित हो चुका है, तो फिर क्या होगा वो बताएगा इसमें। अच्छा, तो ये पढ़ा हुआ आपने पहले अर्चना? जी हाँ, पढ़ा है थोड़ा। जब तो भाई इतने अच्छा भाई, स्टेट इन द बैंक्रप्सी क्या मतलब लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर टैक्स जो है अपने टैक्स पेयर जो है बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी क्या कर दी जाएगी? सारी प्रॉपर्टी को बेच दी जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको बेच देगी, कुछ भी करेगी। अब जो चीज बेच रही है उसमें क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से बंदा कोई ये बंदा है कोई, ठीक है, इसलिए क्या हो गया? बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो चुका है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज की गवर्नमेंट ने सील करी, मीन एफबीआई ने सील करी है, गवर्नमेंट ने सील करी, वो लेट्स से प्रॉपर्टी बन रही है कोई लेट्स से 10 लाख की। सही सही है, 10 लाख की प्रॉपर्टी बन रही है। अब 10 लाख में से क्या कर रहा है? इसके पास पेबल कितने? इसने क्या करा है? किसी बी कंपनी से क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। इसने किसी सी बैंक से क्या लिया हुआ? कार के लिए उसने लोन लिया था, कार लीज पे ली हुई है। इसने क्या किया हुआ? इसने कोई टैक्स भी पे नहीं किया हुआ, ये टैक्स भी है कहीं ना कहीं का, एफबीआई का मीन। सही है। तो सबसे पहले क्या करेगा? जितना भी अमाउंट जो है इन सबको, जब बैंक हो गया तो सारा अमाउंट बांटा जाएगा इन लोगों में। सबसे पहले बांटने वाला अमाउंट कौन सा होगा? सबसे पहले हम बांटेंगे किसको? इस अमाउंट को बांटेंगे टैक्स के अंदर। टैक्स मतलब एफबीआई को क्या देंगे? सबसे पहले हम इसका टैक्स देंगे, सही है। सबसे पहले इसका टैक्स पे होगा। उसके बाद क्या बाकी अमाउंट बचेगा वो क्या करेगा? जो इनका सीन होगा बांटने का, वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहले क्या लिखा? इफ अ टैक्स पेयर इज डिक्लेयर्ड अ बैंक करप्ट, द टैक्स पेयर if the taxpayer is declared in the bankrupt, the tax liability under the ordinance shall pass on the state in the bankruptcy. If the tax liability is incurred by a state in the bankruptcy, the tax shall be deemed to be current expenditure in the operation of state bankruptcy and shall be before the claims referred by the other creditors are settled. दूसरे दूसरे जो अपना किले मारे भाई, हमारी लाइबिलिटी भी इनके पास है, हमारी लाइबिलिटी है इन पे, तो वो सेट ऑफ करने से पहले क्या करोगे? आप टैक्स पे करोगे उसका। सही, पहले टैक्स पे करना, पहले टैक्स पे करना, बाकी आप कुछ भी जाओ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंडर द एक्ट ऑफ द 1940 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के तहत। 1940 हाँ, कैसा बनाया मैंने? अभी बना दिया बेटा। 1940 का लिखा हुआ है मैंने बनाया ना बेटा बेटा। भाई, वो सिविल कोड वाली बात ऊपर है, वो 1908 है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स 1940 1940 कोई और ये मैंने बनाया ना अभी अभी। सॉरी। अच्छा भाई, उसके बाद लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कलेक्शन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड एसोसिएशन पर्सन। अच्छा, ये लिक्विडेट की बात कर रहा है। लिखा हुआ है द अंडर द एंटिंग द कंपनी 2017 where any tax payable by a private company including a private company has not been wound by or gone to the into liquidation. ठीक है, सही है, सही है। In respect of any tax कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंपनी। भाई कंपनी जो होती है ना, एक आर्टिफिशियल बंदा है। कंपनी जो है क्या है? आर्टिफिशियल बंदा है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी तो कुछ ज्यादा आर्टिफिशियल हो जाती है। छुई मुई का पौधा है कि उसके मतलब शेयर्स मार्केट में नहीं बिक रहे होते। जैसे आपकी एक कंपनी है, आपने कोई दुकान खोली, उसने कंपनी का नाम दे दिया, तो वो आपके घर वाले ही चलाएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं चला रहा होगा, ठीक है। तो इस कंपनी के लेट से कोई भी एक कंपनी के बारे में बात कर रहा है, अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी के लिए बोल रहा है कि जो इसके डायरेक्टर्स होंगे, या शेयर होल्डर होंगे, वो क्या देंगे? वो टैक्स पे करेंगे।
वो क्या करेंगे, वो टैक्स पे, अगर कंपनी क्या होती है लिक्विडेट हो जाती है लिक्विडेट हो जाती है तो तो टैक्स पे टैक्स कहाँ से रिकवर करेंगे हम, डायरेक्टर से रिकवर करेंगे या तो उसके शेयर होल्डर से रिकवर करेंगे, जितना आपस में बनता है इन लोगों का। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी बन रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा, उसने भी एक बात और बोली है कि अगर लेट्स से ये बंदा जो है, इन कोई 8 बंदे थे इसके अंदर, कंपनी के अंदर ना, ठीक है, शेयर होल्डर। अब कंपनी के 8 शेयर होल्डर में से क्या करा है इसने, 5 भागे में, कितने बचे, 2 बचेंगे, तो दो बचे हुए अपना हिस्सा तो देंगे देंगे, उन बकाया का भी हिस्सा देके जाएंगे, वो भी भागे की, जाहिर सी बात है। तो लिखी हुई बात हमने पढ़नी पड़ेगी। रेमन भाई ये मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? भले भले। क्योंकि मैंने थोड़ा उसमें लिखा है ना बुलेट्स में, तभी पहले हमें ये समझना है कि इसमें दो चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है इस सेक्शन में, एक कंपनीज, एक एओपी। इसमें हमें ये बताया गया कि कंपनीज और एओपी जब भी डिफॉल्ट साबित होती हैं तो या फिर बंद कर देती हैं अपना बिजनेस वगैरह, कुछ भी लिक्विडिटी में चली जाती हैं, तो फिर उस केस में टैक्स कैसे रिकवर किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनीज के बारे में इसमें बताया गया है। तो कंपनीज में ये बताया गया है कि उस वक्त अगर कंपनी लिक्विडिटी में चली जाती है तो उस वक्त जो डायरेक्टर होगा अदर देन द एम्प्लॉय डायरेक्टर, मतलब कि ज्यादातर कंपनीज में ये चीज होती है प्राइवेट कंपनीज में कि फॉर एग्जांपल कंपनी आपकी है, ठीक है रहमान भाई, आपने डायरेक्टर मुझे बना दिया एम्प्लॉय करके, ठीक है, तो वो डायरेक्टर काउंट नहीं होगा उसमें। अगर कंपनी आपकी है और आप ही उसी वक्त के डायरेक्टर हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखी जाएगी, आप ही उसी वक्त के डायरेक्टर हो तो आपके गिरबान से मतलब के पकड़ेंगे, वो वाली चीज, ठीक है। अगर डायरेक्टर नहीं है उस वक्त का तो दूसरी चीज होती है शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर भी वो जिसके पास शेयर हो 10% से ज्यादा या 10% तक, उससे कम ना हो, ठीक है, तो उससे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जो भी लिक्विडिटी मतलब कि उस केस में आएगी। तो ये दो कंडीशंस बताई गई है। और अगर डायरेक्टर टैक्स पे कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है तो या तो वो खुद मतलब के स्टॉक होल्डर से टैक्स कलेक्ट करे, सॉरी, या तो वो खुद कंपनी से मतलब कि जो टैक्स उसने पे किया है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर हम 4-5 बंदे थे, हमने साथ में कंपनी खोली थी, ठीक है, तो पर टेक्निकली डायरेक्टर तो मैं भी हूँ, ठीक है, तो मैंने तो टैक्स पे कर दिया, वो पूरा टैक्स मुझसे लेंगे। अब मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैंने ओवरऑल जो टैक्स दिया है ना, तो बाकी जो 3 डायरेक्टर और भी हैं तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उससे रिमेनिंग टैक्स लूं जो कि मैंने उनके ब्याह पे कर दिया है, ठीक है। या फिर डायरेक्टर्स या फिर कंपनी, दोनों में से हम मैं किसी से भी मतलब के रिकवर कर सकता हूँ उनके ब्याह पे जो मैंने दिया है। और इसमें एक और चीज ये ऐड की गई है कि शेयर होल्डर्स अगर टैक्स पे करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर एक कंडीशन पढ़ी कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 10% कैपिटल अमाउंट से मतलब कि ज्यादा या 10% तक शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, तो वो टैक्स पे कर सकता है। फिर अगर एक बंदा आ गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि उसने तो बाकी सबके मतलब के टैक्स पे कर दिया, तो फिर उसी कंडीशन में जिस तरह से डायरेक्टेड कंपनी या फिर दूसरे डायरेक्टर से पे मतलब के उसके बिहाफ पे जो टैक्स पे किया होगा वो वापस लेगा, तो उसी तरह से स्टॉक होल्डर भी वही करेगा, या तो फिर कंपनी से या फिर बाकी स्टॉक होल्डर्स जो होंगे ना उनसे टैक्स रिकवर करेगा। वो खुद तो पे कर देगा बट बाकी जो उनके बिहाफ पे ओवरऑल बाकी जो स्टॉक होल्डर्स होंगे या कंपनी होगी उनसे वो उसे खुद ही करना पड़ेगा। एफबीआर को सबसे पहले टैक्स जाना चाहिए, ये बात की गई है कंपनी की, ठीक है, समझ आ गई है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने, समझ आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये असद और भाई दूसरी आंसर करोगे? असद भाई सर बात ये है कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, यानी इंसॉल्वेंसी है कंपनी की, तो फिर उसके बाद कौन मिलेगा ये बताना।
इंस्टॉलमेंट्स में मतलब कैसे? यानी कि कंपनी का निकल गया दिवालिया, लिक्विडेट हो गई कंपनी। लिक्विडेट हो, ठीक है, अब मुझे हम्म, कौन कहाँ मिलेगा, मैं किससे टैक्स लेता फिरूंगा? उसमें ये चीज लिखी गई है ना, कंपनी का दिवालिया निकल गया था, बट जो शेयर्स वगैरह उन्होंने मार्केट में सेल की, पब्लिक कंपनी थी, तो उसने जो शेयर्स मार्केट में शेयर सेल किए थे, तो ये स्टॉक होल्डर वाली वहीं से बात आई है कि वो स्टॉक होल्डर जिसके पास से 10% या उससे ज्यादा के कंपनी की कैपिटल अमाउंट, जितना अमाउंट हो, मतलब के शेयर्स का अमाउंट हो, जिसके पास 10% कैपिटल अमाउंट शेयर्स हो या फिर उससे ज्यादा, तो वो उससे करेगी रिकवर एफबीआर उस केस में। मतलब उसके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में बेच के ले ले। वो उससे उससे क्या नाम है, 10% उससे ज्यादा जिसके भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉयड है खुद ही, तो वो उसको कुछ नहीं कहेगी। अगर डायरेक्टर खुद ही एक कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसी पकड़ेगी, ठीक है। अगर वो खुद ही एक एम्प्लॉयड है, तो डायरेक्टर को छोड़ के वो जाएगी स्टॉक, वो चेक करेगी स्टॉक होल्डर के पास किस किस के पास कितना परसेंटेज शेयर कंपनी का। सही है। तो जिसके पास 10 या 10 से ज्यादा परसेंटेज कैपिटल अमाउंट कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से 10 या 10% से ज्यादा शेयर्स होंगे, फिर उसी से मतलब के रिकवर करेगी एफबीआर। पर उसने फिर पेड, आगे जो काम होगा उसका होगा अपना। भाई हमारे पास 5 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, 5 शेयर होल्डर्स हैं, सबके पास 20% के राइट्स हैं। अब बताओ किसके, हम्म, भाई आप कुछ पूछ रहे थे। तो फिर चारों में से वो किसी एक से भी कर सकती है, या फिर चारों को एक कमेटी के तौर पे बिठा के चारों से ले सकती है। 4 में पर इसमें 5 में से 4 बात रेफर है। एक बात, और 500 की बात, जैसे आपने 2020 बात की, इसमें एक कंडीशन यही बताई गई है ना, मैं 10% से कम हुए ना, तो वो उसको कुछ नहीं कहेगी। 10% या 10% से ज्यादा जो होंगे ना, उन्हीं से मतलब के रिकवर करेगी। नहीं, असद भाई का सवाल ये था कि अगर लेट से 5 शेयर होल्डर हैं, 20%, मतलब 5 रुपए क्या है, ऑब्लिगेशन है कि देने, 5 में से 4 भाग गए, अब एक बचा, तो एक पूरा टैक्स बेव करना पड़ेगा तो उसको। हाँ हाँ, उसी को करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बात, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बाकी जो चार है ना, क्योंकि एफबीआर को ये नहीं है कि चार बंदे भागे तो उनको पकड़ के आए उनसे टैक्स ले। एफबीआर को फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें टैक्स कैसे भी मिले, जो भी सामने हो, तो वो पहले उसी से कवर करेगी, क्योंकि वो भी एक कंडीशन पूरी कर रहा है कि 20% उसके पास है, तो उस हिसाब से। और आगे उसकी फिर वो कंपनी से ले या फिर बाकी स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनसे ले, फिर वो उसका अपना मसला है। अच्छा वो शेयर जो है वो मार्केट में बेच सकती है, खाली इतना मेरा सवाल है। उसमें इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे सेक्शन में ये चीज लिखी हुई नहीं सेल के बारे में, इसमें सिर्फ रिकवर के बारे में लिखा हुआ है। है ना, बेचेगा नहीं बेचेगा ये पूछ रहा है ना वो, मेरा सवाल ये है, ये बात। वही इसमें सिर्फ रिकवर के बारे में लिखा हुआ है, ये अच्छा। मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये सेल प्राइवेट के कंपनी के शेयर्स होंगे ना सेल जो करने कि का वो स्टॉक एक्सचेंज दिखते ही नहीं है। देखते ही नहीं। जी मतलब क्या, कुछ शेयर बिकते ही नहीं है। दिखते ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट कंपनी लेट से मैंने और आपने मिलकर खोली हुई है, अब आप चाहते नहीं हो कि यार ये कोई पब्लिक बंदा आके ले ले, पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा ना। अभी आपने हम्म स्टॉक एक्सचेंज है ना, तो वो हम्म वहाँ पे दिखेंगे नहीं कभी भी ना। तो आप और सिर्फ अपने वो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे इसके अंदर, पार्टनर्स कह लो या मतलब जो हम्म शेयर होल्डर होंगे वो होंगे लायबल ना, पे ऑफ हम्म करने। हम्म आपके लिए बात बिल्कुल सही है थी, लेकिन पहले हम लोग बैकग्राउंड वगैरह पढ़ रहे थे कि डायरेक्टर पे करेंगे और शेयर होल्डर पे करेंगे। डायरेक्टर कौन सा जी हाँ, आपने, अदर देन द एम्प्लॉयड डायरेक्टर। डायरेक्ट अदर देन द एम्प्लॉयड, सही। एम्प्लॉयड डायरेक्टर कौन से होते हैं अदर देन द एम्प्लॉयड? मतलब कि भाई अ, जैसे बीओडी मीटिंग थोड़ी होती है ना, मतलब एनुअल मीटिंग्स होंगी उनके ऊपर जो आते हैं डायरेक्टर, सही है, वो पे करेंगे, ठीक है। BOD। वरना कौन पे करेगा, वरना पे करेगा शेयर होल्डर पे करेगा। शेयर होल्डर कौन सा पे करेगा, जिसके पास कंपनी के होल्डर शेयर्स होंगे कितने, मोर देन 10%, 10%, ठीक है, ठीक है, 10% से कम ना हो। पार्टनरशिप वाली बात हो रही है। पार्टनरशिप वाली बात हो गई समझो एक तरीके से ना, ठीक है। अब 10% से क्या, अब भाई इसमें पार्टनरशिप के अंदर तो होता है कि पर्सन जो है ना कितने होंगे, लिमिटेड होते हैं, खाली 20 पार्टनर्स होते हैं, 20, हाँ, लेकिन यहाँ तो मे भी 50 हो जाए पार्टनर, 50, हाँ, ठीक कंपनी है। जैसे 21 से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ हमारे पास, वो पार्टनरशिप से कंपनी स्टार्ट हो गई है, अब कंपनी भी प्राइवेट हो सकती है। अब प्राइवेट कंपनी में 21 लेट से 25 शेयर होल्डर्स हैं, 25 में 20 के पास जो है ना वो है कोई 5-5% के राइट्स, बाकी 10 के पास क्या है, वो 5 के पास के ज्यादा राइट्स है, तो 10% ऊपर चले जाएंगे हमारे पास। तो वो क्या करेंगे, लायबल है पे करने के। अब वो इसने लिखा हुआ है कि ये पे करेंगे किस तरीके से, ये पे करेंगे जॉइंटली, शैल बी पे जॉइंटली,
सब मिला के पे कर दो भाई, लाइबिलिटी इतनी पूरी। यस सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यू, या क्या कर दे, एक बंदा पेमेंट पे कर दे, बाद में उन दूसरे से लेता रहे, नहीं मिले वो उसका नसीब। क्योंकि इसमें आगे बात लिखी हुई नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी कि क्या टैक्स वाला आएगा, कब अपने क्या गवर्नमेंट साथ देगी उसका पेपर, वो पैसे रिकवर करवाने में, कि भाई मैं बोलूँ मैं दे रहा हूँ चौधरी बन के, बाकी तो आप मेरे साथ बोले हमें आपको दिलवा देंगे पैसे, तो ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई ना। तो बस इतनी बात करी। किसके बारे में बोल रहा है, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात बोल रहा है कि मीन्स प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स, आप शेयर्स नहीं बेचोगे आप, तो शेयर्स मतलब आपकी कोई एसेट्स नहीं बेच रहे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को एक आर्टिफिशियल बंदा बोल दिया उन्होंने, बोला कंपनी लायबल नहीं है। लेट्स से मेरी कोई कंपनी खुली हुई है एबीसीडी लिमिटेड, ठीक है, वो ये प्राइवेट है ना, लिमिटेड कर दो ना। तो ज्यादातर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जो होती है या पब्लिक कंपनी जो होती है उसके आगे लिखा होता है लिमिटेड, जैसे बैंक लबीब लिमिटेड, यूबीएल लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब क्या है, जो भी चीज है, जितनी भी चीज मिलेंगी ये लोग पे करेंगे, कंपनी पे कर रही होगी, आप इसके शेयर होल्डर के पास नहीं जाओगे। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल बैंक लबीब, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, लाइबिलिटी लिमिटेड, बैंक अल हबीब जो है बी नहीं एचबीएल जो है लिमिटेड जो आ रहा है, इसके बाद लेट से लाइबिलिटी आ रही है कोई लेट से 10 मिलियन की, ठीक है, 1 करोड़ की लाइबिलिटी है इसके ऊपर, और कंपनी क्या लिमिटेड है, और आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, आपके पास कोई 8 लाख से पड़े हैं, सॉरी वो 8 मिलियन से पड़े हैं, ठीक है। तो कंपनी कितने पे ऑफ कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा कंपनी से कितने रिकवर कर दोगे आप, 8 लाख रिकवर, ना कि इसके आप शेयर होल्डर से रिकवर कर सकते हो, ना कि इसके किसी डायरेक्टर से, ना किसी से। तो वो क्या लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये अभी इसकी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है। तो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से करो, डायरेक्टर नहीं दे सके तो विजिटिंग डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। शेयर होल्डर कौन से, इनके पास 10% मोर क्या हो, राइट हो, उनसे करोगे। फिर अगर एओपी की बात करता हूँ, अब एओपी के लिए इसने बोला कि यार एओपी से रिकवर करो, ना कि उसके बंदे से, ना कि उसके शेयर होल्डर से। यही बात है अरसलान? जी हाँ। भाई मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मुझे गाइड करते रहना। प्राइवेट की तो एओपी की तो लायबिलिटी नहीं होती ना, उसकी तो पर्सनल एसेट भी इफेक्ट करता है। पर्सनल से इफेक्ट नहीं करेंगे। ये चलो कहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। Nothing in the अच्छा, nothing withstanding anything in the any law the where the tax payable by the member of AOP in respect of a member's share income of association of any taxer cannot be recovered from the members। आप एओपी के जो एओपी जो होंगे उनके आप मेंबर से क्या करोगे, मेंबर से रिकवर नहीं करोगे, आप से किससे करोगे, पूरी इसी एंटिटी से क्या करोगे, रिकवर करोगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है, द मेंबर्स ऑफ इनकम कैन नॉट रिकवर्ड एनी मेंबर, से रिकवर से मेंबर नहीं करोगे। द एसोसिएशन शैल बी लायबल फॉर अ टैक्स ड्यू बाय द मेंबर्स। एसोसिएशन जो है ना वो लायबल है एओपी की टैक्सेशन देने के लिए। फिर लिखा हुआ है फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स वेयर एनी टैक्स पेबल बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स ईयर कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी पर्सन हु वाज एट अ टाइम इन दैट ईयर अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन शैल बी जॉइंटली और सेवरली। अच्छा, अगर लेट्स से एओपी पूरे दे ही नहीं पा रही, अब एओपी नहीं दे पा रही ना, अब आप किसका आओगे, इसके अगेन बंदों का आओगे। पहले आप किससे रिकवर करोगे, पहले आप इससे रिकवर करोगे, देन आप कहाँ पे आओगे, देन आप यहाँ पे आओगे, ये मैं कट में डाल देता हूँ, देन आप कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, देन पहले आप एओपी से रिकवर करोगे, देन आप कहाँ पे आओगे, उनसे रिकवर नहीं होता तो कहाँ जा रहे हो आप, मेंबर्स पे जा रहे हो, जॉइंटली सेवरली, कोई भी पे कर दे। A member who pays tax under section 5 subsection 5 shall be entitled to recover the tax paid under section church। वही बात बोल रही है असल यही बात लिखी हुई ना इसमें कि एओपी पे करेंगे, बंदे पे करेंगे। हाँ हाँ यही है। सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 139। अच्छा, इस सेक्शन के खाली हम लोग कंक्लूजन में चले जाते हैं। recovery of tax from the person holding money on behalf of a taxpayer।
मतलब ऐसा बंदा जो कि बिहाफ के ऊपर क्या कर रहा है, पैसे पे करने वाला है मुझे, जो पैसा रख के बैठा हो। जो पैसा रख के बैठा हुआ है। लेट्स से यार पैसा है उसके पास। ये असद भाई है, ठीक है भाई, असद भाई क्या करना है, असद भाई को गवर्नमेंट को पे करना है, कितने पैसे गवर्नमेंट को पे करने हैं, लेट्स से कोई 5 लाख रुपए, ठीक है। असद भाई को पे करने हैं कितने, 5 लाख रुपए पे करने हैं गवर्नमेंट को। लेकिन क्या कर रहा है असद भाई के पास, एक क्या है, असद भाई के पास एक बिल्डिंग है। असद भाई खामोशी से क्या कर रहे हैं, खामोशी से नहीं तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। लेट्स से मैं हूँ, ये मैं कौन हूँ, अब्दुल रहमान मिर्जा साहब, ठीक है भाई। इनको क्या कर रहा हूँ मैं, आप मुझे क्या कर रहे हो, बिल्डिंग बेच रहे हो। वो बिल्डिंग कितने की बेच रहे हो, लेट्स से आप बेच रहे हो कोई 10 लाख की, आप 10 लाख की बेच रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं एफबीआर हूँ, मैं क्या करूंगा, राब्ता करूंगा इस भाई से कि मुझे साहब बात सुनो, आप जो इसको पे करोगे ना, इस बंदे के अंदर 5 लाख रुपए निकाल के आप हमें दे दो, बाकी क्या पेमेंट करते रहो। इसको पता होगा, लाजमी सी बात है, सबको पता होगा लाजमी। तो हम बोलेंगे आप मत दो में पैसे, हम क्या लेंगे, हम दूसरे थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, पैसे रिसीव कर रहे हैं, जो आपने इसको आप क्या कर रहे हो, सही है। पैसे ले रहे हो। तो रिकवर अवर टैक्स फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, जो होल्ड कर रहा हूँ मनी किसके बिहाफ पे, टैक्स पेयर के बिहाफ पे। द कमिश्नर मे नोटिस इन द रिटन required any person owing or who may owe money to the taxpayer, जिसका मनी है उसकी, holding or who held money for on accounts of the taxpayer, या बैंक में कोई अकाउंट वगैरह हो आपके पास कोई, holding or who may hold money on account of some other person for payment of to the taxpayer, कोई किसी को पेमेंट करने वाला, कोई पेमेंट करने वाला है टैक्स पेयर को, किसी अकाउंट रिसीवेबल है कोई टैक्स पेयर का, तो पेमेंट करने वाला उसको, तो बोला भाई तुम हमें कर देना पेमेंट। हैविंग अथॉरिटी ऑफ सम अदर पर्सन टू पे मनी टू द टैक्स पेयर, कोई अदर अथॉरिटी है, कोई भी है, वो आपको पे करने वाली। लेट्स से अगर कोई आप मेरे क्या, आप टैक्स पेयर हो और आपको करना है टैक्स पे करना है, लेकिन आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे पहले, आपको पेंशन मिल रही है वहां से, तो आप क्या करेगा, गवर्नमेंट उनको बोलेगी भाई आप किसी पेंशन क्या दो, पहले हमें देना, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। आपकी टैक्सेशन से काट लेंगे हम। And the to the pay the commissioner so much of the money so set out in the notice by the date set out in the notice, provided that the commissioner shall not issue notice under this subsection recover of the tax any tax from the taxpayer if the said taxpayer has filed an appeal under subsection 127। अपील का सेक्शन यही था ना 127 वाला, अपील कहाँ से लेके कहाँ तक थी, 127 से लेके 136 तक। अच्छा फिर सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3। अच्छा, द अमाउंट सेट आउट द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1। अच्छा भाई सारी घुमाते रहो। वेयर द अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू और लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू ऑन द टैक्स पेयर शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द मनी। In other cases shall be so much of the money as is sufficient to pay the amount of taxpayer। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, आप चेक कर लो जो आपको पैसे मिलने वाले हैं वो सफिशिएंट है नहीं है टैक्स पे करने के लिए, मैं उतना ही अमाउंट रखना है एफबीआर को जितना उस पे क्या लायबल है, ठीक है। उससे ऊपर जो अमाउंट होगा क्या कर दो, वापस कर दो पहले उसको। कम में तो पूरे रख लो, फिर दूसरी सोर्स ढूंढो कहां से कहां जमा। हाँ मतलब एफबीआर को टैक्स से मतलब है, कैसे भी पकड़ो मुझे कोई मसला नहीं है, कहीं से भी रिकवर करके दो। हम डिपार्टमेंट है कोई नहीं है। तो जब भी तो देखो जॉब वगैरह आती है तो हर बंदा कितना कोशिश करता है कि एफबीआर लग जाए, क्योंकि सैलरी तो अच्छी होती है, कुछ कमाते हैं दूसरों को बांटते भी हैं। ऊपर से आज ऐसा बेहतरीन है, मुझे तो बड़े होते हैं ना, आप जिससे भी जाके बात करो ना एफबीआर के डिपार्टमेंट, ये कौन है, असिस्टेंट कमिश्नर, अगला बंदा कौन, हर बंदा असिस्टेंट कमिश्नर, हर बंदा वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बन के घूम रहा है। टैक्स काउंसिल चीज मुझे बता कौन है असिस्टेंट। इंस्पेक्टर की क्या सैलरी होगी, इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू क्या सैलरी होगी स्टूडेंट। इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू की सैलरी हो रही है 16 ग्रेड, एफपीएससी में शुरू होता है, फेडरल में शुरू हुआ था। आइटम बर्डन थोड़ा सा तो फीलिंग आएगा। हाँ हम पढ़ रहे हैं तो 16 ग्रेड की है। देखो ये है इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू वैसे 20% ज्यादा मिलता है, यूटिलिटी रिटर्न को भाई उनका पैकेज तकरीबन जा रहा होगा 75 से 80 तक। माशाल्लाह मुबारक मुबारक। इजीली जा रहा होगा 75 तक तो आराम से जा रहा होगा। अच्छा हाँ, जा रहा होगा मेरी नजर में तो ये है, जो 16 ग्रेड है ना, हाँ जा रहा होगा।
अरसलान साहब क्या ख्याल है आपका? 75,000 रुपीज इनफ है आपके लिए? कम है यार आजकल के दौर में। वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था ये शायद 85 समथिंग ऐसा लिखा था, वो भी पुरानी बुक थी या पीडीएफ थी, पुरानी बहुत। सर फिर आप वहां पे आज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, फिर सर आज के हिसाब से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, तभी मैंने कहा कि होगी के, क्योंकि ये शायद पुरानी थी या 1-2 साल पुरानी पीडीएफ समथिंग इसमें पढ़ा था मैंने। करंट की मिल ही नहीं रही, ना ही कोई मतलब कि एग्जैक्ट बता रहा है। वो तो सर ठीक है, लेकिन अगर कम है तो फिर आप क्यों तैयारी करनी छोड़ दें? ये भी गनीमत है। क्या करना क्या है? ना होने से ये भी बेहतर है। आपको बताया था इतनी होती है, मैं फिर वैसे एक सवाल है इससे रिलेटेड, ये भी आता है कि क्या नाम है, पर इंस्पेक्टर रेवेन्यू जो भी इंस्पेक्टर है, तो उसके मतलब के लिमिट होती है रिकवरी की, वो कितनी लिमिट कर सकता है पर मंथ? तो वो भी एक सवाल आता है, वो पता है क्या? क्या? वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं। पर इंस्पेक्टर एक एक लिमिट के तौर पे मतलब कि उसकी लिमिट रखी होती है कि वो इतनी 1 महीने में इतनी रिकवरी कर सकता है, ऐसा कुछ है इसका। मेरे को बताओ तो देख, कोई ऐसा सीन है? कि वो लिमिट होती है इनकी रिकवरी। अरे यार मैंने वो मैडम भारत के वीडियोस में ही सुना था ये, पर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर ये बात हुई थी, मैडम भारत ने ही की थी उसमें। मैडम पारस है? हाँ ये बस। डिस्कस की थी थोड़ी बहुत है, क्योंकि 5 वीडियोस ही पता नहीं, 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कितनी बताई थी। अभी ये 16 की बेसिक पे पता है आपको इनिशियल स्टेज क्या है? कितनी? 18,910 16 की इनिशियल? इनिशियल स्टेज बेसिक पे। इस पर आप 10%, अब 8 दफा 10% लगाएं, ठीक है जी, एक 25 लगाएं, और 10% इनका एक दूसरा मामला है, तो यूटिलिटी अलाउंस है इनका 45% या 40 समथिंग। पैसे मिलेंगे कितने मुझे बता दो एक दफा, ताकि मैं। वैसे वैसे इसी एफबीआर ने बेसिक पे तो 25 की है, तो ये खुद 18,500 बेसिक पे कैसे रख सकते हैं? वो भी तो सोचो, क्या? इस साल में बढ़ी है ना बेसिक पे। एफबीआर ने ही अब बजट के हिसाब से 25,000 की है ना इस साल। बेसिक पे नहीं करी वो, उन्होंने पूरा पैकेज किया सर, ग्रॉस सैलरी। नहीं नहीं, आपने भी बेसिक की बात की ना, बेसिक इसकी 18,500 समथिंग होगी, ये तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बता रहा हूँ, अलाउंसेस नहीं लगेगी। उन्होंने जो बात की है वो ग्रॉस पे की है, कि कम से कम 18,000 हो या 22,000 हो, वो वाली बात कर रहे हैं ना। अच्छा सही। वो ग्रॉस पे है, ये सिर्फ बेसिक पे है, अभी इस पे अलाउंस नहीं लगे। इस पे कन्वेंस लगेगा, हाउस रेंट लगेगा, यूटिलिटी अलाउंस लगेगा, हेडक्वार्टर अलाउंस लगता है, रिकवरी अलाउंस लगता है इनका, रिकवरी वालों का। फिर 10% एडॉक, 16 का फ्रीज है, 17 का लगेगा, 18 का लगेगा, 19 का लगेगा, 21 का लगेगा, और डिस्पैरिटी 25% लगेगा। इनके ये अलाउंसेस तो होंगे। मतलब पैसा ही पैसा है। यार है तकरीबन 18,910। यार स्टार्ट में भले मुझे 50 भी देना, उसमें ही लग जाए, मसला नहीं है मुझे। नहीं चाहिए मुझे ज्यादा। वाइफ अलाउंस भी मिलना चाहिए शादीशुदा लोगों को। यार आप बहस छेड़ रहे हो फिर। हसन भाई बोले वाइफ अलाउंस भी मिलना चाहिए। वाइफ अलाउंस? सर ये गलत बात कर रहे हैं, ये तकलीफ दे रहे हैं यहाँ। जो वाइफ का डब्ल्यू भी नहीं मिल रहा है। 0.25 है, 0.2 और होगा। चलो यार आज वही तो खर्चा होता है। सही बात है। 0.2 ये होगा। अच्छा ये अपने तकरीबन टेस्ट होंगे, तकरीबन कितने दिन बाद अपॉइंटमेंट होगी अगर हम पास हो जाते हैं इंशाल्लाह? तो सब भी कोई आइडिया? यार सलाम साहब आपको आइडिया?
1 साल तक होगा, क्योंकि उसमें वही बताऊंगा, फिर से रेफर दूंगा सर ताहिर और मैडम पारस का। उन्होंने बताया था कि उन्होंने 18 में, पता नहीं 17 में दी थी टेस्ट, 17 में टेस्ट दी थी, 18 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ऐसा था उनका। हाँ, विस्तारा साइकिल की बात करें, ये तो मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है मुझे। अरे वही, मैंने सिर्फ वो 5 वीडियोस ही देखी हैं, वो समझोगे घोल के पी ली है। वो अपॉइंट हो तो मेरा नहीं नहीं, मैं एक मिनट निकालेगा। कुछ है मतलब। लिक्विडेटर की बात, लिक्विडेटर कोई भी हो सकता है ना, मतलब हमारे पास बंदा लिक्विडेटर कंपनी हो सकता है, रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और अपॉइंटेड टू और आउट ऑफ कोर्ट हो सकता है, अ ट्रस्टी ऑफ अ बैंक क्रेप्ट हो सकता है, अ मोर्टेज इन पोजीशन वगैरह हो सकता है। उसको टाइम दिया जाएगा कितने दिन का? 15 दिन का। उसको टाइम दिया जा रहा है, क्या करो, रिटन नोटिस दो, रिटन नोटिस टू बी गिवन टू द कमिश्नर विद इन 15 डेज ऑफ बीइंग अपॉइंटेड। उसको अपॉइंट करने के कितने दिन तक देना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। क्या है, which occurs the first give written notice of the commissioner, कमिश्नर को देना है। लिक्विडेटर मींस क्या होता है भाई? लिक्विडेटर क्या होता है? लिक्विडेट होने वाला। जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मेरी कंपनी क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो उसका मैं बंदा अगर लेट से मैं कुछ शेयर हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा? लिक्विडेटर कहलाऊंगा। यही है मतलब है। जिसका टैक्स रिमेनिंग हो, नहीं, इसका दिवालिया निकलना है। नहीं नहीं, टैक्स रिमेनिंग की बात नहीं कर रहा, जिसका दिवालिया निकल जाएगी बात हो रही होती है नॉर्मली। भाई अकाउंटिंग में तो ये मतलब है, यहाँ तो ऊपर से दोबारा से पढ़ लेते हैं। द लिक्विडेट एवरी कंपनी, क्या लिखा हुआ? अच्छा सही से, अच्छा फिर लिखा हुआ है, मतलब उसको 15 दिन के बाद टाइम दिया जाएगा अपॉइंटमेंट होने के लिए। क्या यार आप ये बंदे क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। लिक्विड हो गई कोई कंपनी या कोई बैंकरप्सी हो गई, उसके जो ट्रस्टीज वगैरह होंगे वो क्या करेंगे? पैसे पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। टैक्स की बात हो रही है सिंपल यहाँ पे ना। अच्छा कंपनी, वो कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर को कितने महीने का टाइम देगा? उनको 3 महीने का टाइम देगा। कमिश्नर 14 दिन के अंदर बताएंगे वो। द कमिश्नर शैल विद इन 3 months ऑफ बीइंग नोटिस अंडर द सबसेक्शन 1 नोटिफाइड द लिक्विडेटर इन द रिटन। एक सेकंड होल्ड करना। आप इधर चलिए। मींस लायबल टू पे टैक्स। भाई लायबल टू पे टैक्स वगैरह सिर्फ टैक्स की बात नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी कंपनी की किसी एओपी में, उसमें लिक्विडेटर की मीनिंग होगी कि जो लायबिलिटी आ रही है ना आपके ऊपर, वो क्या करोगे? आप पे करोगे। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स के लिए लिक्विडेटर को नहीं जाएगा, टैक्स के बारे में बात करेगा, टैक्स पे करना है actually। आप अगर नॉर्मल कंपनी के बारे में बात करो, कंपनी का लिक्विडेटर कौन होता है? जिस उसको लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। टैक्स के बारे में बात करें, टैक्स के लिए वो जो टैक्स पे करेगा उसको कमिश्नर, द कमिश्नर शैल विद इन 3 months के अंदर क्या देखो, नोटिफाई अंडर द सबसेक्शन 1 नोटिफाई द लिक्विडेटर इन रिटन ऑफ द अमाउंट व्हिच अपीयर्स टू द कमिश्नर टू बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर द एनी टैक्स व्हिच इज और विल बिकम पेबल बाय द पर्सन whose assets are in the possession of the liquidator। उसके मतलब एसेट वगैरह क्या होंगे? लिक्विडेट होने से मतलब वो रखे हुए होंगे, उससे बोलेगा भाई आप क्या करो, आप उसको अमाउंट को पे करो और ले जाओ, वरना क्या करेंगे? हम आपके एसेट को बेच देंगे। ये सेक्शन कहाँ लिखा है? 1114 में लिखा हुआ है। टाइम कितने महीने का? टाइम दिया जाएगा 3 महीने का। और आपको अपॉइंट कितने दिन में होना है? मतलब 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? आपको इन्फॉर्म करना है 14 डेज के अंदर। लिक्विडेटर खाली इतना सीन है यहाँ तक 141 लिक्विडेटर के सेक्शन में। इसको डीपली नहीं पढ़ रहे हम लोग। अच्छा हम ये सब सेक्शन जो थोड़े से बचे हैं हमारे पास, ये कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम लोग फिर हमारा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा आज। सही। फिर रिवीजन वगैरह होगा, कुछ हो तो इसके भाई इसके क्या लिखा, क्या सेंड करें साहब? पीटीसी टू पीकेआर।
BTC to PKR 85 समथिंग का होगा। क्या चीज है? इट्स मीन बिटकॉइन नेगेटिव में नहीं है अभी, नहीं है अभी या बिटकॉइन का बिल्कुल भी सीन नहीं पता मुझे। यार। तो भाई अगर बिटकॉइन आपको बिटकॉइन का पूछना है, 11 नंबर में दुकान है दानिश की, उस पे एक लड़का काम करता है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा उसामा, उससे आगे पूछो। वो लगा हुआ है इसका। वो इस काम में लगा हुआ है। यार बिटकॉइन में नेगेटिव में तो कहाँ से है भाई? 55 लाख का चल रहा था पहले, अब 85 का है। नहीं नहीं, वैसे बिटकॉइन नेगेटिव में नहीं है। कहाँ से नेगेटिव में आएगा? वो ग्राफ पे देख लो लेकिन। हाँ ग्राफ में वैसे है, नेगेटिव में है, ऊपर गया है लेकिन नीचे आ गया। तो दुआ करते हो नीचे आए थे, अपन खरीदेंगे। भाई बिल्कुल नहीं, नेगेटिव होगा, हो सकता है हुआ हो, क्योंकि इससे भी ऊपर गई होगी ना पोजीशन तो उसकी, उसके बाद वो नीचे आया होगा। गूगल सही बता रहा है। अच्छा, नेगेटिव में मतलब कि अभी उसकी पोजीशन सेलिंग में चल रही होगी। अच्छा भाई, अब ये क्या है, रिकवरी किससे करनी है? रिकवरी किससे करनी है? रिकवरी करनी है नॉन रेजिडेंट पर्सन से। रिकवरी करनी है नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। रिकवरी करनी है नॉन रेजिडेंट पर्सन से। नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होगा? जिसका होल्डिंग पीरियड क्या हो? 120 120 और 153 150 और ये सब खत्म कर दिया था। अर्थन क्या था अपने, ये याद नहीं आ रहा मुझे, बताओगे? किसका? नॉन रेजिडेंट कौन नॉन होता है? रेजिडेंट कौन होता है? नॉन रेजिडेंट जो कि मतलब कि जिसका 183 डेज से कम हो और प्रीवियस 4 इयर्स में 365 डेज में 355 डेज तक रह चुका हो पाकिस्तान में, ऐसे दुआ तो वो रेजिडेंट होता है। दोबारा 365 डेज से अगर कम होता है ना तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर प्रीवियस 4 इयर्स में वो भाई, रेजिडेंट ये की पॉइंट स्टेटस है, नहीं है, अगर उससे कम होता है वो नॉन पॉइंट नहीं रेजिडेंस है, में है। ये पॉइंट नहीं है। यही पूछ रहे हो ना, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का अब स्टेटस हमने कब पढ़ा था ये? पढ़ा है था। पढ़ा हमने? आप थे, ज़िया था उस क्लास में, मैं था, नहीं नहीं, याद है हमने ये मुझे। नहीं पढ़ा, चेंज कर दिया था। हमने ये नहीं पढ़ा, वो हमने पढ़ा था ये आपने पढ़ा था हमने ये। पढ़ा था ये। पढ़ा था यार, ज़िया था उस क्लास में, मुझे याद है। आप सिर्फ ये ऑनलाइन ही कर रहे थे, कोई नहीं था फिजिकल में। यार ये ऐसा पॉइंट नहीं था, ऐसा पॉइंट नहीं था, ऐसा पॉइंट नहीं था। यहाँ देख सकते हैं आप, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब था पाकिस्तान में स्टे हो उसका? 183 डेज और मोर। 120 हम्म, to 80 12 ये बात कटी हुई थी, ओमिट हो चुका है ये भी लिखवाया था। हाँ ये हमने पढ़ा था, फिर आपने कहा था कि ये ओमिट हो चुका है। तो देखो ओमिट तो लिखवाया था। वो चीज वही मैं कह रहा हूँ, टॉपिक तो पढ़ा था, टॉपिक तो हमने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, तो ओमिट याद कर लो, ये ओमिट हो चुका है, ऐसा पॉइंट नहीं है 1365 वाला। अच्छा, जो ओमिट की पूछ रहे हो तो मैंने इस वजह से याद किया क्योंकि ये ऐसे भी आ सकता है कि क्या नाम है, प्रीवियस से टैक्स ईयर में मतलब के कंडीशन क्या थी, नहीं नहीं, ऐसे भी हो सकता है ना। तो पूछेगा ही नहीं, वो वो तो मुझे याद है कि ओमिट हो चुका है, आपने बताया था, है ना? बस वो मैंने 183 डेज और मोर लिखा वाली था। बात है इसमें बस। हम्म। प्रीवियस का पूछेगा नहीं, टैक्स वाला इतना अच्छा आदमी है, इंशाल्लाह। वो अभी के बोलेगा करंटली तुम्हें याद नहीं होगा, तुम प्रीवियस तुम क्या याद करोगे? अरे दे देते हैं कुछ ना कुछ। मैं देने को तो कुछ भी दे ए, देगा। ये ये तो पता होना चाहिए ना कि चेंजेस क्या है, वो तो चेंज पता है कि ओमिट हो चुका हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा फिर वो जो हमारे पास था कौन सा सेक्शन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजिंग आई है? है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर मुझे याद नहीं सच में। भाई देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अभी तो नेट बेसिस पे कर दिया कि टैक्स पे के बाद ऑप्शन है कि वो चेंज कर सकता है, ठीक है? या तो डिडक्शन वाला करे या तो नॉन डिडक्शन करे, ग्रॉस पे कर ले। पहले क्या था, एक लिमिट लगा दी गई थी ना कि इतने अमाउंट तक है तो नेट करे वरना नहीं करे। और उससे पहले क्या था हम्म, कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल और एओपी वाला बंदा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस ही करेंगे, उसको माइनस करना अलाउ था ही नहीं। टैक्स ईयर 2000 आई थिंक 18 की बात है या 19 की बात है, ये तो उसमें था। 20 में आके हुआ कि शायद के आपके पास लिमिट लगा दी गई थी कि आप माइनस कर सकते हो, लेकिन लिमिट क्या, अगर इतने अमाउंट आपके पास आ रहा है तो। 21 से उसने कर दिया कि भाई तेरी मर्जी है तो कुछ भी कर,
जो मर्जी है उससे तेरा ऑप्शन है कि अगर तू लेना चाहे तो ले, वरना नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। ठीक है भाई, ये तो वहाँ चेंजिंग ये थी। अच्छा, रिकवरी ऑफ टैक्स पेयर टैक्स ड्यू टू ऑन द नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एओपी। एओपी के अंदर कोई बंदा है जो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। है। The tax due by the non-resident member of an AOP in respect of member shall profit of the association shall be assembled to in the name of association or any resident member of the association or may be recovered out of the asset association from the। अच्छा, AOP का टैक्स जो होता है कौन देता है? AOP देती है खुद। सही है। AOP का टैक्स हमने बात की थी ना कि लेट से AOP की बात करें, उसकी अगर कोई इनकम बन रही है कोई 10 लाख की, तो उस पर मैंने क्या दिया, टैक्स दिया कोई कितने का, 10 लाख की इनकम बनी, हमने क्या कहा, टैक्स माइनस करेंगे। हमने माइनस किया कितना, कोई 4 लाख रुपए माइनस किया, टैक्स कितने बचे, 6 लाख रुपए। इसके पार्टनर थे कोई 3 तो 2 लाख इसके हिस्से में आए, 2 लाख इसके हिस्से में आए, 2 लाख इसके हिस्से में आए। तो एओपी क्या करता है, माइनस करने के बाद देता है टैक्स उसके शेयर होल्डर को पैसे। सही है। ठीक है, तो अगर कोई पैसे अगर टैक्स नहीं पे किया होगा तो एओपी खुद जानता है, हम नहीं जानते उसको। सही है, ठीक है। ठीक है भाई, ये बात इतनी कह रहा है इसमें कि एओपी खुद पे करेगा, ना कि उसका बंदा पे करेगा। क्योंकि बंदा तो बाद में, बंदे को मिलता क्या है, बंदे को मिलता ही कौन सा अमाउंट है, डिविजिबल अमाउंट मिलता है। फिर लिखा नॉन रेजिडेंटशिप ऑनर और द कैरेक्टर चार्टर। चार्टर कौन होता है? चार्टर्ड चार्टर्ड की मीनिंग मतलब वो जो किराए पे ले रहे होते हैं। by a non-resident person or any port in Pakistan। चलो, कोई भी हो चार्टर, हमने उससे को लेना देना नहीं। बिफोर द डिपार्चर ऑफ अ शिप owned by the chartered or chartered by the non-resident person for any port in Pakistan, the master of ship shall furnish to the commissioner a return showing the gross amount specified। जो उस पर टैक्स भरेगा कौन भर रहा होगा, कमिश्नर को कौन शो करवा रहा होगा फर्निश में, उसका मास्टर। मास्टर चला रहा होगा, या कोई भी ड्राइवर कह दो, कुछ भी कह दो उसको, जो मास्टर होगा, मालिक भी मास्टर हो सकता है मे बी। लेकिन किसकी बात कर रहा है, शिप की बात कर रहा है। जो 143 किसके बारे में है, नॉन रेजिडेंट के बारे में। नॉन रेजिडेंट शिप वाले, शिप अगर ओनर है तो शिप ओनर और चार्टर। चार्टर के बारे में। चार्टर का इसमें चार्टर का बताऊं कि मैं सर्च किया तो ओनर वो है जिसकी 100% मतलब कि मैं किसी चीज को ओन करता हूँ, 100% चीज वो मेरी है। चार्टर उसे कहते हैं किसी ने चीज किराए पे ली है। तो इसमें शिप अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन ने किराए पे ली है या वो खुद उस शिप का मालिक है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। मतलब ऐसी नॉर्मल बात करें, किराए पे लिया हुआ या ऑनर नहीं है। तो रिकवरी किससे, नॉन रेजिडेंट बंदा किसका, एओपी का, तो 142 सेक्शन है। सही है। अगर नॉन रेजिडेंट की बात कर रहा है, एओपी की कोई डिस्कशन नहीं हो रही, तो किसकी बात करेगा वो, नॉन रेजिडेंट ओनरशिप की बात कर रहा है कि शिप का जो ओनर है ना, वो 143 में लिखा हुआ है कि उसका जो मास्टर है वो क्या करेगा, फर्निश करेगा रिटर्न। मास्टर ऑफ द शिप शैल फर्निश टू द कमिश्नर आर रिटर्न शोइंग द ग्रॉस अमाउंट। केयर टेकर बोल दो, कोई भी बोल, अमाउंट बंदा बोल दो। अब अगर शिप ऑनर है, अगर शिप ऑनर सेक्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, फिर 143 का। अगर शिप ऑनर नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट का ऑनर है या उसका लेसी है, तो सेक्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, 144 पे। तो 142 नॉन रेजिडेंट बंदा किसका, एओपी का। 143 बंदा कौन सा, शिप का ऑनर या चार्टर। और 144 किसका बंदा, ऑनर किसका, एयरक्राफ्ट का बंदा। एयरक्राफ्ट के बंदे के बारे में क्या बोल रहा है, इसके लिए डेज के बारे में बोल रहे थे। आर नॉन रेजिडेंट ऑनर ऑफ अ चार्टर, नॉन रेजिडेंट ऑनर और चार्टर ऑफ एन एयरक्राफ्ट लायबल फॉर टैक्स अंडर सेक्शन 7 or an agent authorized by the non-resident person for this purpose shall furnish to the commissioner within the 45 days for the last day of each quarter for financial year. A return in respect of quarter show that the gross amount specified of the non-resident person to the quarter। अच्छा, ये बोला कि यार बंदा खुद पे करे, नॉन रेजिडेंट बंदा था वो पे करे, या उसने क्या करा, किसी एजेंट को क्या कर दिया, ऑथोराइज कर दिया, तो क्या करेगा, वो पे करेगा। कितने दिन के अंदर पे करेगा, 45 डेज ऑफ ईच क्वार्टर। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर में से क्या, हर क्वार्टर के एंड पे क्या करेगा वो, उसको
रिटर्न फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा? ओनर ऑफ एयरक्राफ्ट या चार्टर, जिसने चार्टर। लीज पे लिया वो। या वो एजेंट को ऑथराइज करना। या क्या करे वो एजेंट को क्या कर दे, या वो एजेंट को क्या कर दे, ऑथराइज कर दे, AUTH ऑथराइज कर दे। ठीक है भाई, ये चुनी सी बात थी सेक्शन के अंदर। 44। अब ऐसे बंदे के बारे में बात होगी जो क्या करेगा, पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। हो गया ये रहा 145 144 पढ़ा हम लोगों ने। 145 का असेसमेंट ऑफ द पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान, अबाउट टू लीव पाकिस्तान। तो इसके लिए टाइम क्या दिया हुआ है? इसके लिए टाइम दिया हुआ है, इस बंदे के लिए टाइम दिया हुआ है कितने दिन का? 15 डेज, 15 डेज बिफोर डिपार्चर। 15 डेज बिफोर डिपार्चर क्या करेगा वो? नोटिस देगा किसको? FBI को। क्या करेगा? टैक्स फाइल करके जाएगा, इसके अलावा जा नहीं सकता वो। बिफोर प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर। कितना बचा हमारा? बस 5 मिनट का 10 मिनट का हो रहा है बस, मुश्किल से खत्म। हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। आ गए ना? ये क्या है? क्या हो गया? भाई ग्रुप में लिंक भेजा। ग्रुप में लिंक, हाँ ग्रुप में लिंक है। ग्रुप पे लिंक है और सलान भी दो है। हाँ ना, ग्रुप में लिंक है। तुम जान ही रहे होगे ना सर? नेट बंद करके मैं ग्रुप खोला मैं कल से। बस देखा, नेट बंद करके ग्रुप खोलोगे तसल्ली देने के लिए मैं चेक किया। चलो मैं 5 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। ठीक है भाई। अच्छा अभी बंदा जो है वो क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, अबाउट टू लीव पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इफ एनी पर्सन इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टैक्स ईयर और द शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में वापस आने का कोई ख्याल नहीं है इसका, he shall give to the commissioner notice that effect not less than 15 दिन, 15 दिन से कम ना हो, बिफोर द प्रोबेबल डेट द डिपार्चर इन द सेक्शन। वो क्या करेगा? अपना टैक्स अमाउंट पे करके जाएगा, रिटर्न क्या करेगा? फाइल करके निकलेगा पाकिस्तान से, अदरवाइज गवर्नमेंट जाने नहीं देगी। जाने नहीं देगी। वो बताएगा ही नहीं, पागल है उसका। बेच के नहीं निकलेगा जब जाएगा पाकिस्तान छोड़ जाएगा। बिला वजह के लिए बताया गया है। जब तक वो निकल भी गया होगा मुल्क से बाहर। सही बात है, जेल में नाम बाद में आएगा। वो भागी से ऐसा रहा है टैक्स से बचने के लिए। उसने तुमने लिखा जो टैक्स से डेट से पहले भाग गया वो नहीं होगा। मैं तो इसमें ही कॉल करता हूँ, मैं तो आता वापिस। हाँ तो झूठ बोल रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आता वापिस। फिलहाल तो नहीं लगता, मतलब देखो टैक्स की डेट से बाहर आ गया। अच्छा अगर बंदा छोड़ के जाएगा पाकिस्तान तो उसको पाकिस्तान का कार्ड वापस देना पड़ता है? सीन ऐसी होता है, ऐसा कुछ सीन है? नहीं तो क्यों जाएगा भाई? दो नेशनलिटी रख के वो फायदे नहीं उठाएगा। हो सकता है, वो मैं तो जा भी रहा सांगर तक होगा ना नहीं, मैं भाई। सांगर तक नहीं गया, भाई मुश्किल। वो जा भी रहा होगा तो भी फॉलो नहीं टू पब्लिक बताएगा। करती नहीं होगी। ये कुछ सेक्शन डराने के लिए हैं, फॉलो टू पब्लिक कर। आधे से ज्यादा सेक्शन फॉलो नहीं किए जाते यार। वो वो सिर्फ पढ़ते इसलिए ताकि, अच्छा एफडीआर वालों ने बनाया इसलिए ताकि हम इसमें FBI से। नहीं है, किसी कोई भी रूल रेगुलेशन पढ़ लो। हम जब ऑडिट पढ़ते हैं ना तो हमें बोलते हैं कि बेटा आपको ऑडिट पढ़ने से पहले ये दिमाग में रखना है कि ये सेक्शन 100% अप्लाई होते हैं। ये ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं, सेक्शन क्या है वो, 100% अप्लाई होंगे और आप एक ईमानदार ऑडिटर बनने जा रहे हो, आप सब चीज़ अप्लाई करोगे। फर्म में आके कुछ नहीं होता। भाई बेसिकली फॉर्म में कुछ नहीं है, ऐसा यही बनाए हैं बेसिकली दूसरों को बचाने के लिए सही बात कि है। आप अपनी पैदागिरी कैसे कर सकते हो। वो सामने वाले को तो नहीं पता ना यार, वो क्या क्वेश्चन में बच सकता हूँ, लेकिन इनको पता है मैं इससे बच सकता हूँ, ये उससे बच सकता है। लाओ 50,000 रुपए, आपका 4 लाख माफ। सही बात है। ऐसे हो सकता है।
अब जैसे हमारे ऑडिट में लिखा हुआ है कि ना ऑडिटर जो है ना सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो चेक करेगा, सही है। रीचेक करने के लिए आता है ना भाई, जो एफएस बनाई हुई फाइनेंशियल पोजीशन बनाई हुई उन्होंने, वो चेक करेगा। जब फर्म में जाता है, फर्म में क्या होता है, बंदा खुद ही बैठ के फाइनेंशियल बना रहा होता है। कंपनी बोलती थी रखा क्यों, बुलाया क्यों तुझे हमें, तू बना के दे एफएस वगैरह, तेरे को सही बनाने हैं। जब वो एफएस खुद बना रहा है तो रीचेक क्यों करेगा वो, रिजेक्ट क्यों करें, कहेगा सही बनाया मैंने तो। मैंने तो सही बना। तो बहुत सारी बातें सिर्फ लिखी हुई अच्छी लगती हैं, असल में उनका कोई वो नहीं है। जोड़ तोड़ होता नहीं है। इंटरनल ऑडिट की चेक एंड बैलेंस के लिए कद्दू होता है, इंटरनल ऑडिट को कोई मुंह नहीं लगाता। पूछता ही नहीं है भाई। जहाँ आदमी उसको मुंह में- अच्छा भाई, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द पर्सन असेस्ड इन द आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड द गिलगित बल्तिस्तान। ओ माशाल्लाह, recovery tax person, ऐसा रिकवरी करनी कहाँ से, गिलगित बल्तिस्तान में बंदा रह रहा है वहां से, जो काम कर रहा है वहाँ पे। सही। लिखा हुआ है वेयर द एनी पर्सन असेस्ड टू टैक्स फॉर एनी टैक्स ईयर अंडर द लॉ रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स इन आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान has failed to pay tax, and the income tax authority of Azad Jammu Kashmir cannot recover the tax because the person resident is in Pakistan. The person has no immovable property, movable and the immovable property in the Azad Jammu and Kashmir of Pakistan. माशाल्लाह, भाई मतलब वहां के जो बंदा है वो टैक्स रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बंदा, वो कहाँ का रिहायशी, कहाँ का है, पाकिस्तान का रिहायशी है। हम नहीं है, हम कहाँ के हैं? और उसके बाद क्या है, वहां का बंदा नहीं कर सकता ना, वहाँ का बंदा रिकवर नहीं कर सकता। वहां का बंदा रिकवर नहीं कर सकता। मीन एक बंदा जो है यहाँ का बंदा वहां शिफ्ट हो गया काम करने के लिए, काम करने के लिए समझो, हाँ वहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ऐसा बंदा जो बिजनेस करने के लिए क्या हो गया, वहां पे शिफ्ट हो गया वहाँ है। पे शिफ्ट हो तो गया। वो क्या कर रहा है, उस पर कोई टैक्स लायबल होता है, वो टैक्स पे नहीं कर पा रहा, कोई सही है। फेल टू टैक्स, वो खुद नहीं कर रहा, अलग नहीं, वो फेल कर नहीं पा रहा है, पैसे नहीं बचे या कोई और मसला हो गया, उससे क्या होगा, कोई बंदा पैसे रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोई एसेट नहीं है उसका, सही है। कि वो रिहायशी कहाँ का है, पाकिस्तान का रिहायशी है। पाकिस्तान का तो रिहायशी है, पर्सन हैज नो मूवेबल प्रॉपर्टी। सही है, वो सिर्फ यार मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे नहीं हुई जब वहाँ बिजनेस कर रहा है? नहीं होगी भाई। ये अजीब सा है। यार मेरे ये अपन ने शायद उसमें सेल्स टैक्स में पढ़ा था ना, वो के जो भी क्या नाम है उसमें पढ़ा था, जीरो टैक्स सप्लीज में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर ये जो रूट लिखे थे, तो वहां से जो भी मतलब के सप्लीज आ रही हैं तो उस पे जीरो टैक्स सप्लीज अप्लाई होंगी। शायद उस हिसाब उसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने कभी पे नहीं की होंगी। हमने ये फोर्थ में या फाइव में ये जीरो सप्लीज में ही पढ़ा था, सेल्स टैक्स में, याद है? जीरो टैक्स में शायद यही पढ़ा था मैंने, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में भी था एसआर होता है, एसआर कौन सा, अफगानिस्तान चाइना वाला था, ईरान वाला था, नहीं नहीं, वो एसआरओ अलग थी, वो चीज है उस पे एक सेक्शन, वो अलग बात थी, वो कंट्री की बात थी, ये विद इन दी कंट्री की बात है। वो इंटरनेशनल अफेयर में आ रही थी वो चीज जो हमने पढ़ी थी ना, एसआरओ की, एग्जाम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर से। हाँ उसमें होगा। जीरो में नहीं था शायद, ये जीरो में होगा या थर्ड में कहीं ना कहीं होगा, जब दोबारा से सेल से स्टार्ट करेंगे फिर देखेंगे वहाँ पे। अच्छा, ये सारी बातें वैसे ये एक और होंगी। चीज इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि अभी एक और मतलब के एफबीआर ने, जो मैंने कल ही भेजा था शायद, के नोटिस वगैरह ऐसा कुछ है, पुरानी न्यूज है इसी साल की, कि गवादर पोर्ट से अब मतलब के जीरो रेटेड पे सप्लीज है वो सप्लाई होंगी। अच्छा, तो वो हमें अगर ऐसा, क्योंकि वो दे सकते हैं ना, एक दो ऐसा देंगे जो कि बंदा कर ना पाए, गलत हो, 100 के 100 कौन करेगा फिर। तो ये आ सकता है ना वैसे, अगर हम कंसिडर करें तो। हो सकता है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और बलूच अपना ज्यादा जम्मू कश्मीर की बात होगी, ठीक है। कहाँ और गिलगित बल्तिस्तान। पे वो जब भी सेक्शन देगा ना, अगर लेट से आपको बोलेगा कि यार कहाँ का बोल रहे थे अभी आप, गवादर। गवादर का, तो गवादर में सेक्शन गवादर देगा वो पोर्ट। आपको कि कहाँ की बात कर रहा हूँ, सेक्शन सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ या वो एफईडी की बात कर रहा हूँ, वो लाजमी बताएगा। हम्म, सही। ये कभी हमने शायद इनकम टैक्स में कोई ऐसा पॉइंट पढ़ा नहीं था अभी इसके अलावा, गवादर आजाद जम्मू कश्मीर वाले के अलावा, हाँ। मतलब कोई किसी स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं था। इनकम टैक्स में कोई नहीं पढ़ा, बल्तिस्तान। सेल्स टैक्स और वो बचेगा हमारे पास थोड़ा सा, तो हम जल्दी से इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। एमसीक्यूज है हमारे पास अच्छे खासे, उससे एक और पॉइंट क्लियर करेंगे गवादर वाले भी, गवादर वाली अच्छा सही। बात लिखी हुई थी मैं कल तो। ये तक तो अभी सर्च करने का टाइम नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है।
बंदा क्या रेजिडेंट हो। फिर लिखा हुआ था सर्टिफाइड नहीं, द डिस्प्यूट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर इन द आजाद जम्मू कश्मीर may forward a certificate of a recovery to the commissioner, and the receipt of such certificate the commissioner shall recover of tax referred to in this section. अच्छा, कहाँ से रिकवर करेगा? कमिश्नर रिकवर करेगा उसका टैक्स। कमिश्नर रिकवर करेगा। A certificate of recover under section 1 shall be in the prescribe for specifying the place of residence of the person in Pakistan, the description and the location of movable body of the person in Pakistan, the amount। हम नहीं ले रहे, तुम लेना भाई, टैक्स चाहिए। टैक्स कमिश्नर मैं नहीं कर, यार मतलब मैं नहीं दे रहा। स्टार्ट में बात इतनी प्यारी लिखी हुई कि वो कोई लायबल नहीं है, कोई पे टैक्स नहीं करता, फेल हो गया अगर, कौन पे करेगा, कौन कलेक्ट करेगा उससे? कमिश्नर करेगा भाई। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर रिसीव करेगा। अगर बंदा पाकिस्तान में रहता तो फिर तो कोई ना कोई अमाउंट होगा उसके पास, घर भी होगा, कहीं ना कहीं तो उसके रसासे होंगे। हाँ यार, द प्लेस ऑन रेजिडेंट वाली, रेजिडेंस, लोकेशन बताओ, द अमाउंट ऑफ टैक्स पे। जब भी तो कोई टैक्स पे अप्लाई नहीं करता, मतलब वो सर्टिफिकेट बना के देगा, बाकायदा देखते हुए भाई से रिकवर कर लेना आप लोग। बंदा मतलब एनटीएन क्यों इशू नहीं करा? जानबूझ के। हाँ ना भाई, अपना मकान होते हुए भी अब अब्बू का नाम पे, अम्मी के नाम पे, बहन के नाम पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो इतना गरीब होता है बेचारा, उसका कुछ नहीं होता। सही बात है। सब उगने के बाद भी उसको कुछ नहीं है। तो बुरा बना दिया प्रीवियस सेक्शन ने अपना। वाकई यार, मुझे वाकई माफ हो गया। मैंने कहा एक पहले सेक्शन निकला है जो काम करने पर आसानी मिली, एकदम बात बदल दी, हालात बदल दिए। अच्छा भाई, फिर लिखा हुआ है 16A में, 16A 146 किसका था? आजाद जम्मू कश्मीर वाले के बारे में था। तो 160 146 भी इसी के बारे में लिखा होगा शायद। इनिशिएशन है ना, इनिशिएशन ऐसे पढ़ेंगे इसको। Validity and etc of the recovery of proceeding. Any proceeding of the recovery of tax under part may be initiated at any time. The commissioner may at the any time amend the certificate issued under section 138A। 138 में कौन सा सेक्शन इशू किया था? वो प्रॉपर्टी वाला, आई थिंक सो 138 हमने पीछे सेक्शन पे पढ़े दिए हमने, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो दिया था ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये प्रॉपर्टी वाली बात चल रही थी। आप रिकवर करोगे इनसे, मूव करोगे। तो क्या लिखा हुआ है? द कमिश्नर मे एट द एनी टाइम द अमाइंड द सर्टिफिकेट इशूड अंडर 37A और द रिकॉल सच सर्टिफिकेट एंड इशूड फ्रेश सर्टिफिकेट एज ही थिंक्स फिट। कमिश्नर भाई कुछ भी करेगा। He shall not be open to a taxpayer to question before the district officer reviewing the validity and the correction of certificate issued under section 738 or any such certificate or as amended or any fresh certificate issued under section 2। अमाउंट भाई पे करना है आपने, कुछ भी कर लो, वैलिडिटी वगैरह चेक कर ली जाएगी। फिर 46B में क्या बोला? 46B में बोला था टैक्स एरियर्स से सेटलमेंट इंसेंटिव स्कीम। क्या देगा गवर्नमेंट? आपको क्या दे रही है? स्कीम दे रही है गवर्नमेंट। क्या देगी आपको? स्कीम देगी। मीन आपका जो बोर्ड होगा, आपका एफबीआर होगा, क्या देगा आपको? स्कीम दे रहा होगा। बोर्ड जो होगा आपका, बोर्ड होगा, बोर्ड क्या देगा आपको? स्कीम दे रहा होगा, एक स्कीम देगा। किस चीज के स्कीम के भाई? लेट्स से आपकी जितनी भी लाइबिलिटी बन रही है ना, आपका जो ब्लैक मनी हो, क्या करो वाइट कर लो आप किस तरीके से। आपको जितनी भी लाइबिलिटी बन रही है आप उसको 10% कर दोगे बस, और जान छोड़ो। एमिनिटी स्कीम कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? बीच में अभी लेकर आया था इमरान खान। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द बोर्ड में makes scheme in this respect of recover of tax arrears or the withholding tax or in the waiver of default surcharge or penalty levied thereupon। आपको सेक्शन में दे देगा भाई, आप ये काम करो और आप पैसे हम थोड़े बहुत पे करो, मैं बाकी आप जानो, अल्लाह मालिक। वो फिर आप लेकिन लीगल तरीके से। हाँ, लेकिन आपके पास सवाल नहीं है उसके बाद। लेकिन लीगल की बात कर दी इसने। एमिनिटी स्कीम कहलाती है, इस तरीके की स्कीम कहलाती है। अभी आया था एमिनिटीज, शायद ऐसे ही नाम होता है इसका। अच्छा, इमरान खान ने आते ही फॉर्म दे दी थी, हाँ, इसको अपनी ब्लैक को वाइट कर लो, और लेकिन अगले साल से तुम पाबंद हो जाओगे, उससे भी टैक्स देना है। तो लोग डेढ़ बेचारों ने किया ही नहीं। उन्हें ऐसे पता नहीं कितने दफाती रही है, जो नया वजीर आजम आता वो लगा देता है एमिनिटी स्कीम टैक्स कलेक्ट करने के लिए। कहाँ पुराना लॉलीपॉप नया लिखा। फिर भाई 146 है हमारे पास, असिस्टेंस इन द रिकवर
रिकवरी एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्स, नया वो सेक्शन है पास। The provisions of section 138, 138A, 138B, 137, 139, 140, 140 पूरी लाइन से हमने पढ़े अभी तक वही वाले। शेल मुतातिस, हाँ, मुतातिस, मुतंडीस, apply in this respect of assistance in the collection and the recovery of tax in pursuance of request for a foreign jurisdiction under the tax treaty। बोला भाई आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, अगर ट्रीटी वीटी लग रही है तो वो हो सकता है माफ हो जाए, सही। बाकी एप्लीकेबल तो है, एप्लीकेबल है ये जो आपसे कलेक्शन किया जाएगा। मुतंडीस, क्या है मुतंड, मुतातिस, मुतंडीस, ये कुछ सिनोनिम वगैरह यूज किया हुआ उन्होंने कोई, अबे ये वर्ड ही कोई दूसरा है, ये है ही नहीं, इसका इंग्लिश का नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। सुना नहीं कभी। हाँ, सिनोनिम हमने भी देखे हैं, लेकिन ये कौन सा है? मुतातिस, मुतातिस, मुतंडीस, मुतंडिस मीनिंग होगी, डेफिनेशन बताओ ये भाई। मुनासिब तब्दीलियों के साथ है, इंग्लिश का वर्ड है, नहीं होगा, इंग्लिश का नहीं होगा ये वर्ड। चलो किसी का वर्ड है, मतलब वो अपना मुनासिब तब्दीलियों के बाद अगर इन सेक्शन में कोई ना कोई अगर टीटी की वजह से कोई सेक्शन ऊपर नीचे करने की वजह से कोई चेंजिंग आती है तो एप्लीकेबल होगी आप पे ना, मतलब उसके लिए अच्छा टैक्स पे कर देना, लेकिन टैक्स पे कर देना, अल्लाह का वास्ता है आपको, बराए मेहरबानी मुनासिब करके पे कर देना, लेकिन पे कर देना। यहाँ तक हम बात वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 खत्म होता है। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जो टैक्स का सेक्शन था पढ़ने के लिए, वो सेक्शन थे हमारे पास, भाई छोटा हो जाए, वो सेक्शन हमारे पास थे, चैप्टर नंबर 3 था, वो हमने पूरा कंप्लीट किया पार्ट 1 से, लेकिन उसको पार्ट में भी तोड़ दिया मैंने, पार्ट भी याद कर लेंगे। उसके बाद फिर चैप्टर 10 का सबसेक्शन 4 था, ये हमने पूरा कमल कर लिया है। नाम वगैरह हम कल पढ़ लेंगे, थोड़े से पॉइंट एमसीक्यूज वगैरह देख लेंगे इंशाल्लाह ताला इसके। मिलते हैं इसी अपनेपन के साथ, कि अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।